मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश और दुनिया में फैले हुए सभी हिंदुस्तानी आजादी का पर्व मना रहे हैं। इस आजादी के पावन पर्व पर प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। देश के आजादी का जंग कितने वर्षों तक लड़ा गया, कितनी पीढ़ियां खप गई, अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए, जवानी खपा दी, जेल में जिंदगी गुजार दी। देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले, समर्पित उन सभी आजादी के सिपाहियों को मैं शत शत वंदन करता हूं, नमन करता हूं। कल ही नई सरकार के प्रथम संसद के सत्र का समापन हुआ। मैं आज गर्व से कहता हूं कि संसद का सत्र हमारी सोच की पहचान है, हमारे इरादों की अभिव्यक्ति है। हम बहुमति के बल पर चलने वाले लोग नहीं हैं। हम बहुमति के बल पर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम सहमति की मजबूत धरातल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। संगच्छध्वम। और इसलिए इस पूरे संसद के कार्यकाल को देश ने देखा होगा, सभी दलों का साथ लेकर के, विपक्ष को जोड़ करके, कंधे से कंधा मिलाकर के चलने में हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। और उसका यश सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं जाता है, उसका यश सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं जाता है, उसका यश प्रतिपक्ष को भी जाता है, प्रतिपक्ष के सभी नेताओं को भी जाता है, प्रतिपक्ष के सभी सांसदों को भी जाता है। और लाल किले की प्राचीर से गर्व के साथ मैं इन सभी सांसदों का अभिवादन करता हूं, सभी राजनीतिक दलों का भी अभिवादन करता हूं, जहां सहमति की मजबूत धरातल पर हम राष्ट्र को आगे ले जाने के महत्वपूर्ण निर्णयों कर करके हमने संसद का कल सत्र का समापन किया है। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली के लिए आउटसाइडर हूं। मैं दिल्ली की दुनिया का इंसान नहीं हूं। मैं यहां के राजकाज को भी नहीं जानता हूं। यहां की एलिट क्लास से तो मैं बहुत अछूता रहा हूं, लेकिन एक बाहर के व्यक्ति ने, एक आउटसाइडर ने दिल्ली आकर के पिछले 2 महीने में एक इनसाइडर व्यू लिया तो मैं चौंक गया। ये मंच राजनीति का नहीं है, राष्ट्रनीति का मंच है। और इसलिए मेरी बात को राजनीति के तराजू से न तोला जाए। मैंने पहले ही कहा है, मैं सभी पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सरकारों का अभिवादन करता हूं जिन्होंने देश को यहां तक पहुंचाया है। मैं बात कुछ और करने जा रहा हूं और इसलिए इसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए। मैंने जब दिल्ली आकर के एक इनसाइडर व्यू देखा
तो मैंने अनुभव किया, मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे एक सरकार के अंदर भी दर्जनों अलग अलग सरकारें चल रही है। हर एक की जैसे अपनी अपनी जागीरें बनी हुई हैं। मुझे बिखराव नजर आया, मुझे टकराव नजर आया। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भीड़ रहा है और यहां तक भीड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके एक ही सरकार के दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिखराव, ये टकराव, एक ही देश के लोग हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैंने कोशिश प्रारंभ की है उन दीवारों को गिराने की। मैंने कोशिश प्रारंभ की है, सरकार एक असेंबल एंटिटी नहीं बट एक ऑर्गेनिक यूनिटी बने, ऑर्गेनिक एंटिटी बने। एक रस हो सरकार, एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति। इस मुकाम पर हम देश को चलाने का संकल्प करें, हम चल सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले, इन दिनों अखबारों में चर्चा चलती है कि मोदी जी की सरकार आ गई, अफसर लोग समय पर सरकार ऑफिस जाते हैं, समय पर ऑफिस खुल जाती है, लोग पहुंच जाते हैं। मैं देख रहा था हिंदुस्तान के नेशनल न्यूज़पेपर कहे जाए, टीवी मीडिया कहा जाए, ये प्रमुख रूप से खबरें छप रही थी। सरकार के मुखिया के नाते तो मुझे आनंद आ सकता है कि देखो भाई, सब समय पे चलना शुरू होगा, सफाई होने लगी। लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा था, मुझे पीड़ा हो रही थी। वो बात मैं आज पब्लिकली कहना चाहता हूं। इसलिए कहना चाहता हूं, क्या इस देश में सरकारी अफसर समय पर दफ्तर जाएं, ये कोई न्यूज होती है क्या? और अगर वो न्यूज बनती है तो हम कितने नीचे गए हैं, कितने गिरे हैं, इसका वो सबूत बन जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकारें कैसे चली है, आज वैश्विक स्पर्धा में कोटि कोटि भारतीयों के सपनों को साकार करना होगा, तो ये होती है, चलती है से देश नहीं चल सकता। जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शासन व्यवस्था नाम का जो पुर्जा है, जो मशीन है, उसको और धारदार बनाना है, और तेज बनाना है, और गतिशील बनाना है। और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताए कि हम जो भी कर रहे हैं, दिन भर शाम को कभी अपने आप को पूछा कि मेरे इस काम के कारण मेरे देश के गरीब से गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देश के हितों की रक्षा हुई कि नहीं हुई? मेरे देश के कल्याण के काम में आया कि नहीं आया? क्या 125 करोड़ देशवासियों का मंत्र नहीं होना चाहिए कि जीवन का हर कदम देश हित में होगा? दुर्भाग्य कैसा है, आज देश का एक ऐसा माहौल बना हुआ है, किसी से कोई भी काम लेकर के जाओ तो कहता है इसमें मेरा क्या, वहीं से शुरू करता है, इसमें मेरा क्या। और जब उसको पता चलेगा कि इसमें उसका कुछ नहीं है तो तुरंत बोलता है तो फिर मुझे क्या। ये मेरा क्या और मुझे क्या, इस दायरे से हमें बाहर आना है। मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में
बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई न कोई मां बाप है। क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ मां बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। भाइयों बहनों, कानून अपना काम करेगा, कठोरता से करेगा, लेकिन समाज के नाते भी, हर मां बाप के नाते हमारा दायित्व है। कोई मुझे कहे ये जो बंदूक कंधे पर उठा करके निर्दोषों के मौत घाट उतारने वाले लोग, कोई माओवादी होंगे, कोई आतंकवादी होंगे, वो किसी न किसी के तो बेटे हैं। मैं उन मां बाप से पूछना चाहता हूं, क्या आपके बेटे से कभी इस रास्ते पर जाने से पहले पूछा था कभी आपने? हर मां बाप जिम्मेवारी ले। इस गलत रास्ते पर ले गया हुआ आपका बेटा निर्दोषों की जान लेने के पर उतारू है। न वो अपना भला कर पा रहा है, न अपने परिवार का भला कर पा रहा है, और न ही देश का भला कर पा रहा है। और मैं हिंसा के रास्ते पर गए हुए उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप जो भी आज हैं, कुछ न कुछ तो भारत माता ने आपको दिया है, तब पहुंचे हैं। आप जो भी हैं, आपके मां बाप ने आपको कुछ तो दिया है, तब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंधे पर बंदूक लेकर के आप धरती को लाल तो कर सकते हो, लेकिन कभी सोचो अगर कंधे पर हल होगा तो हरियाली धरती कितनी प्यारी लगेगी। भाइयों बहनों, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमें आधुनिकता की एक मन में भाव जगता है, और हम करते क्या है? क्या कभी सोचा है आज हमारे देश में सेक्स रेशियो का क्या हाल है? 1000 लड़कों के सामने 940 बेटियां पैदा होती है। ये समाज में असंतुलन कौन पैदा कर रहा है? ईश्वर तो नहीं कर रहा है। मैं उन डॉक्टरों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी तिजोरी भरने के लिए किसी मां के गर्भ में पल रही बेटी को मत मारिए। मैं उन माताओं बहनों को कहता हूं कि आप बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाइए। कभी कभी मां बाप को लगता है बेटा होगा तो बुढ़ापे में काम आएगा। मैं समाज जीवन में काम करने वाला इंसान हूं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, 5 बेटे हो, 5 के 5 बंगलो हो, घर में 10-10 गाड़ियां हो, लेकिन बूढ़ा मां बाप ओल्ड एज होम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। ऐसे परिवार मैंने देखे, और ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां अकेली बेटी हो, संतान के रूप में वो बेटी अपने सपनों को बलि चढ़ाती है, शादी नहीं करती, और बूढ़े मां बाप की सेवा के लिए अपने जीवन को खपा देती है। यह असमानता, मां के घर में बेटियों की हत्या, ये 21वीं सदी के मानव का मन कितना कलुषित, कलंकित, कितना दाग भरा है, उसका प्रदर्शन कर रहा है। इससे हमें मुक्ति लेनी होगी, और यही तो आजादी के पर्व का हमारे लिए संदेश है।
अभी राष्ट्रमंडल के खेल हुए। भारत के खिलाड़ियों ने भारत को गौरव दिलाया है। करीब 64 जीतने हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं, लेकिन उसमें 29 बेटियां हैं। गर्व करें और ताली बजाइए उन बेटियों के लिए। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। हम इसको स्वीकार करें और उसे भी कंधे से कंधा मिला करके हम साथ लेके चले, तो जो समाज जीवन में बुराई आई है उन बुराइयों से हम मुक्ति पा सकते हैं। भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। ऐसे नौजवानों को भी तैयार करना चाहता हूं जो जॉब क्रिएटर हो, और जो जॉब क्रिएट करने का सामर्थ्य नहीं रखते, संजोग नहीं है, वे विश्व के किसी भी कोने में जाकर के आंख में आंख मिला करके अपने बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बल देना होगा। हमारे नौजवानों की जो विधा है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा। और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगे, लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम निमंत्रण देते हैं। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सबमरीन कम मेक इन इंडिया। ताकत है हमारे देश में, आइए मैं निमंत्रण देता हूं। और भाइयों बहनों, मैं देश के नौजवानों को भी एक आह्वान करना चाहता हूं, विशेष करके उद्योग क्षेत्र में लगे हुए छोटे छोटे लोगों को आह्वान करना चाहता हूं। मैं देश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं। जैसे मैं विश्व को कहता हूं मेक इन इंडिया, मैं देश के नौजवानों को कहता हूं, हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंचनी चाहिए
मेड इन इंडिया। अगर हिंदुस्तान के लाखों नौजवान एक एक आइटम लेकर के बैठ जाए, भारत दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला देश बन सकता है। और इसलिए मेरा आग्रह है नौजवानों से, विशेष करके छोटे मोटे उद्योगकारों से, दो बातों में कॉम्प्रोमाइज न करें। एक, जीरो डिफेक्ट, दूसरा जीरो इफेक्ट। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें जीरो डिफेक्ट हो, ताकि दुनिया के बाजार से कभी वापिस ना आए, और हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिससे जीरो इफेक्ट हो, पर्यावरण पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सपना लेकर के अगर हम आगे चलते हैं तो मुझे विश्वास है मेरे भाइयों बहनों कि जिस काम को लेकर के हम चल रहे हैं उस काम को पूरा करेंगे। हमारे 20, 22, 24 साल के नौजवान जो कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को चकित कर दिया, विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ये ताकत हमारे देश में है, क्या देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। भाइयों बहनों, 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है, और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा महोत्सव बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐषणाएं जगाती हैं, और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है। और इसलिए हम उन बातों को ही कहने के पक्षधर हैं जिसको हम अपने देखते देखते पूरा कर पाए। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है, और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं, और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपी लेड फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं, 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता
स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के 1 साल के भीतर भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहां खड़े हो, तब विश्वास के साथ खड़े हो, कब हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। जो शहरी क्षेत्र के एमपी हैं, उनसे भी मेरा आह्वान है, वे भी एक गांव पसंद करें। जो राज्यसभा के एमपी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, वे भी एक गांव पसंद करें। हिंदुस्तान के हर जिले में एक अगर आदर्श गांव बना करके हम देते हैं, तो सभी गांव, अगल बगल के गांवों को खुद को उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। एक मॉडल गांव बना करके देखें, व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बना करके देखें। और मैं 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की कंप्लीट ब्लूप्रिंट सभी सांसदों के सामने रख दूंगा, सभी राज्य सरकारों के सामने रख दूंगा। और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी इस योजना के माध्यम से अपने राज्य में जो अनुकूलता हो, वैसे सभी विधायकों के लिए एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प करिए। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के सभी विधायक एक आदर्श ग्राम बनाएं, सभी सांसद एक आदर्श ग्राम बनाएं। देखते ही देखते हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा, जो हमें गांव की सुख सुविधा को बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है, हमें नई दिशा दे सकता है। और इसलिए इस सांसद ग्राम योजना के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जब से हमारी सरकार बनी है, तब से अखबारों में, टीवी में एक चर्चा चल रही है, प्लानिंग कमीशन का क्या होगा। मैं समझता हूं कि जिस समय प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ, योजना आयोग का जन्म हुआ, उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय की जो आवश्यकताएं थी, उसके आधार पर उसकी रचना की गई। और पिछले इन वर्षों में योजना आयोग ने अपने तरीके से राष्ट्र के विकास में उचित योगदान किया है। मैं इसका आदर करता हूं, गौरव करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं। लेकिन अब देश की अंदरूनी स्थिति भी बदली हुई है, वैश्विक परिवेश भी बदला हुआ है, आर्थिक गतिविधि का केंद्र सरकारें नहीं रही हैं, उसका दायरा बहुत फैल चुका है। राज्य सरकारें विकास के केंद्र में आ रही है, और मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूं। भारत को आगे ले जाना है तो राज्यों को आगे ले जाकर के ही होने वाला है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की अहमियत पिछले 60 साल में जितनी थी, उससे ज्यादा आज के युग में है। हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को चेतनवंत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को विकास की धरोहर के रूप में काम लेना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की एक टीम फॉर्मेशन हो, केंद्र और राज्य की एक टीम हो, ये टीम बनकर के आगे चले, तो इस काम को अब प्लानिंग कमीशन के नए रंग रूप से सोचना पड़ेगा। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी चली आ रही पुरानी व्यवस्था में उसका कायाकल्प भी करने की जरूरत है, उसमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। और कभी कभी पुराने घर के रिपेयरिंग में खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन संतोष नहीं होता है, फिर मन करता है अच्छा है कि नया ही घर बनाते हैं। और इसलिए बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन,
प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे आज लाल किले की प्राचीर से स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द याद आ रहे हैं, जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। विवेकानंद जी के शब्द थे, मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं कि फिर एक बार मेरी भारत माता जाग उठी है, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। हर भारतीय मानवता के कल्याण के काम आएगा। ये भारत की विरासत विश्व के कल्याण के लिए काम आएगी। ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी ने अपने तरीके से कहे थे। भाइयों बहनों, विवेकानंद जी के शब्द कभी असत्य नहीं पुरवार हो सकते। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द भारत को जगत गुरु देखने का उनका सपना, उनकी दीर्घ दृष्टि, उस सपने को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य है। दुनिया का ये सामर्थ्यवान देश, प्रकृति से हरा भरा देश, नौजवानों का देश आने वाले दिनों में विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकता है। भाइयों बहनों, लोग विदेश की नीतियों के संबंध में चर्चा करते हैं। मैं साफ मानता हूं, भारत की विदेश नीति के कई आयाम हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। क्या हम आजादी की जैसे लड़ाई लड़े, मिलजुल करके लड़े थे? तब तो हम अलग नहीं थे, हम साथ साथ थे। कौन सी सरकार हमारे साथ थी? कौन से शस्त्र हमारे पास थे? एक गांधी थे, सरदार थे और लक्षावधि स्वतंत्र सेनानी थे, और इतनी बड़ी सल्तनत थी। और सल्तनत के सामने हम आजादी का जंग जीते कि नहीं जीते, विदेशी ताकतों को परास्त किया कि नहीं किया, भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया? हम ही तो थे, हमारे ही तो पूर्वज थे जिन्होंने ये सामर्थ्य दिखाया था। समय की मांग है, सत्ता के बिना, शासन के बिना, शस्त्र के बिना, साधनों के बिना भी इतनी बड़ी सल्तनत को हटाने का काम अगर हिंदुस्तान की जनता कर सकती है, तो हम भाइयों बहनों क्या गरीबी को हटा नहीं सकते? क्या हम गरीबी को परास्त नहीं कर सकते? क्या हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीत नहीं सकते? मेरे 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आओ आओ हम संकल्प करें, हम गरीबी को परास्त करें, हम विजयश्री को प्राप्त करें, भारत से गरीबी का उन्मूलन हो, उस सपनों को लेकर के हम चले। भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त को देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प लेकर के चलेंगे। हम देश के लिए काम आए, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं, यह देश उसकी एक नियति है, विश्व कल्याण की नियति है। ये विवेकानंद जी ने कहा था, यह नियति को पूर्ण करने के लिए यह भारत का जन्म हुआ है, यह हिंदुस्तान का जन्म हुआ है। इसकी परिपूर्ति के लिए 125 करोड़ देशवासियों ने तन मन से मिलकर के राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है।
मैं फिर एक बार देश के सुरक्षा बलों को, देश के अर्धसैनिक बलों को, देश के सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मां भारती की रक्षा के लिए उनकी तपस्या, त्याग, उनके बलिदान, उनका गौरव करता हूं। और मैं देशवासियों को कहता हूं, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हम जागते रहो, सेना जाग रही है, हम भी जागते रहें और देश नए कदम की ओर आगे बढ़ता रहे। इसी एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। सभी मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे।